अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं और धीरे से हम लेवल को अप करेंगे। तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप सभी को पता है, आशा करता हूं मैं कि आप सभी लोग जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जो चीज आपको आती है वो अच्छी बात है, जो नहीं आती है उनको आप नोट भी कर रहे होंगे, उनका रिविजन भी कर रहे होंगे। चलिए, मेगास्थनीज कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजपूत हुआ करता था, एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था, जिसका हमारा आंसर हो जाता है बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे ये बताइए, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, है ना। गिरनार पर्वत पर बहुत बार पूछा जाता है कि जो गिरनार पर्वत है, उस गिरनार पर्वत पर सुदर्शन लेक का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुदर्शन 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 लेक का तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया था। अगला देखेंगे जरा, अगला क्या है। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध जी की बात करें तो उनके टीचर कौन थे? और टीचर में भी ये अक्सर अक्सर आपको देता है ना कि टीचर कौन थे, इसका मतलब फर्स्ट टीचर पूछना चाह रहा है आपसे। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो इन्हीं को महात्मा बुद्ध कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्हीं का जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्हीं का पूरा पूरा नाम, या फिर कह सकते हैं कि बचपन का नाम क्या हुआ करता था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इनका चाइल्डहुड नेम? अगर हम लिखें चाइल्डहुड नेम, तो वो क्या था? इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। क्या था मेरे भाई? सिद्धार्थ। इसके साथ साथ इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जिस वंश से बिलोंग करते थे, इनका जो क्लैन था, इनका जो वंश था, जो क्लैन था, उसका नाम था शाक्य। और शाक्य वंश का एक व्यक्ति मुनि बन गया, इसीलिए वो आगे चल करके शाक्य मुनि कहलाया। तो इनको सिद्धार्थ को ही शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से लाड़ प्यार से रहे थे, आप सभी को पता है। लेकिन जब 29 साल के हो गए तो ये राज्य भ्रमण पर गए थे, और राज्य भ्रमण पर जब ये गए थे तो वहीं पर इन्होंने 4 ऐसी घटनाएं देख ली जिन्होंने इनके जीवन को चेंज करके रख दिया। एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया था, एक रोगी व्यक्ति को देख लिया था, एक मरे हुए व्यक्ति को देख लिया था, और एक साधु को देख लिया था। तो ये साधु से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे और आगे चल करके इन्होंने साधु बनने की ठानी। और जब इन्होंने साधु बनने की ठानी तो 29 साल की उम्र में इन्होंने गृहत्याग कर दिया। इनका घोड़ा और इनका सारथी हुआ करता था चन्ना और कंथक, उनके साथ में इन्होंने जो है गृहत्याग कर दिया था। ये भी बात आपसे पूछी जाती है। जब गृहत्याग कर दिया था तो साधु के वस्त्र पहने थे, इन्होंने अपना सर मुंडवाया था और इन्होंने पहले गुरु बनाया था। इनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम। आपसे यही पूछ रहा है कि इनके पहले गुरु कौन थे? भाई साहब, इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। कौन थे मेरे भाई? अलार कलाम। ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद काफी दिन इन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या वगैरह की, फिर अलग दूसरी जगह गए, वहां जाकर के इन्होंने हठ योग किया। 5 लोग और थे। हठ योग का मतलब होता है अपने शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दोगे उतना ही परमात्मा के करीब जाओगे। तो उस हठ योग से भी इनको फायदा नहीं हुआ। जब ये एक दिन जो है नहा रहे थे नदी में, तो डूबने वाले थे, वहां से एक लड़की गुजर रही थी, तो उस लड़की ने इनको बचाया था और इनको खीर बना करके खिलाई थी, उसका नाम था सुजाता। तो इन 5 लोगों को छोड़ करके फिर और आगे चले गए थे, और फाइनली गया में, बिहार में जाकर के निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब आपसे पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो मेरे भाई इनको जो एनलाइटनमेंट हुआ था, एनलाइटनमेंट या फिर इसी को कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति, वो हुई थी गया बिहार में। गया बिहार में। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वही तो बुद्ध पूर्णिमा बन गई फिर आगे चल करके, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो गया। आपसे पूछ लेता है कौन सी नदी के तट पर, तो भैया जो नदी का नाम था वो था निरंजना। तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना रिवर के तट पर आपका गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्हें पता चला दुख क्या होता है, दुख क्यों होता है, और दुख का निवारण क्या है। इनके 3 ही प्रश्न थे, दुख क्या होता है, दुख क्यों होता है, और इस दुख का निवारण क्या है।
इन तीनों प्रश्नों का जब इनको आंसर मिला गया बिहार में, तो वहां से ये चल दिए और चल करके इनको वो जो 5 लोग थे इनके साथ जो हटियो कर रहे थे वो मिले आगे चल करके। उनको कहा तुम्हें नहीं मिला ज्ञान, कोई बात नहीं मुझे मिल गया, बैठो फटाफट मैं देता हूं अभी। तो इन्होंने पहला उपदेश दिया। आपसे पूछा जाता है इनके द्वारा पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कहां पर दिया गया था? यदि हम बात करें गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कहां पर दिया था? मेरे प्यारे साथियों, जो फर्स्ट सरमन दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ यूपी में। कहां पर दिया गया था? सारनाथ यूपी में फर्स्ट सरमन दिया गया था। ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है कि इनकी जो डेथ थी वो कहां पर हुई थी? मेरे भाई इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। एक लोहार के घर खाना खाया था, उसी के बाद इनको जो है अतिसार रोग की वजह से डेथ हो गई थी। ठीक है ना? ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दो तीन बातें और हैं, जैसे कि इनके द्वारा बुद्धिज्म की स्थापना की गई। आपसे पूछ लेता है कि बुद्धिज्म की किताबें, या तो ऐसे पूछता है या पूछता है कि उनकी लैंग्वेज क्या पाली में लिखी गई थी। तो बुद्धिज्म की जो किताबें हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जिसमें अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, या विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं, मठ में रहने के नियम और बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियां दी गई हैं। तो ये तीनों किताबें त्रिपिटक कहलाती हैं। बुद्धिज्म की जो बुक्स हैं उनको क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जो बुद्धिज्म है उस बुद्धिज्म की बुक्स को, बुद्धिज्म जो है उस बुद्धिज्म की, उस बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं, बुक्स को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट कहा जाता है। तो बुद्धिज्म के जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मतलब है तीन पुस्तक। त्रिपिटक का मतलब है तीन, त्रि माने तीन और पिटक माने पुस्तक। तो तीन पुस्तकें हैं जो बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं। अच्छा, ऐसे ही जैनिज्म में पूछा जाता है कि जैनिज्म के जो टेक्स्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैनिज्म के टेक्स्ट को आगम कहा जाता है। तो जैनिज्म के टेक्स्ट आगम कहलाते हैं और बुद्धिज्म के टेक्स्ट त्रिपिटक कहलाते हैं, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के टीचर कौन है? मेरे भाई गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? तो ये थे अलार कलाम। ये दिखा ना आपको, अलार कलाम। यहाँ पर अलार कलाम, बौद्ध धर्म लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको काट देंगे। तो यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध के जो टीचर थे वो थे आपके अलार कलाम। तो हिंदी में हल्का सा एरर है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड? भाई गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी संस्कृत। है क्या कोई ऑप्शन में? देखो फटाफट से, गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ये संस्कृत हुआ करती थी। तो हमारा आंसर क्या गया? हमारा आंसर संस्कृत गया। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4। हु इज बिलीव्ड बाय द जैनाज टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? जैनाज, जैन धर्म की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें जैनिज्म की, अगर हम बात करें प्यारे साथियों जैनिज्म की, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म। और यदि हम जैन धर्म की बात करते हैं, यदि हम जैनिज्म की बात करते हैं, तो आपको पता है जैनिज्म में आपको तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। तीर्थंकर किसे कहा जाता है? गुरु को। जैन धर्म में गुरु को, है ना? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति, जैन धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति है वही कैवल्य है। और मोक्ष की प्राप्ति के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में कौन बताएगा? तो किसी भी चीज के बारे में गुरु बताएगा। तो जो गुरु है, मोक्ष की प्राप्ति के नियमों को में को बताने वाला ही कौन कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो इसमें गुरु कहलाता है। इसमें कितने गुरु या कितने तीर्थंकर देखने को मिलेंगे? तो जैनिज्म में आप सभी को पता है 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है। तो फर्स्ट तीर्थंकर ही पूछा है आपसे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? फर्स्ट तीर्थंकर है मेरे भाई ऋषभदेव। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके अलावा आप देखोगे महावीर, महावीर कौन से तीर्थंकर हैं? महावीर तो मेरे भाई 24th तीर्थंकर है। महावीर कौन से हैं? 24th है। पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23rd है ये। पार्श्वनाथ कौन से वाले हैं? 23rd वाले हैं। नेमिनाथ कौन से वाले हैं? ये तो 22nd वाले हैं। अच्छा, 22, 23, 24 तीनों ही दे दिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट तीर्थंकर दे दिए, ऋषभ देव दे दिए। देखो बीच में कई सारे जो ये स्टार्टिंग वाले जो है ना, इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है जैनिज्म में। तो महावीर स्वामी कौन से हैं? 24 में है। नेमिनाथ कौन से हैं? 22 में है। और पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23 में। आपसे पूछता है गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से हैं? महावीर स्वामी हैं। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला देखो, प्रश्न संख्या, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है मेरे भाई 5।
पांचवा प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली में रेड फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई? दिल्ली में रेड फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई? बात करेंगे हम दिल्ली के रेड फोर्ट की, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनना जरा। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, या फिर छोड़ो दिल्ली की, बात करेंगे, बात करता हूं मैं मुगल्स की। किसकी बात करता हूं? मुगल। तो जिस समय पर मुगल शासन चल रहा था, जिस समय पर भारत में मुगल शासन चल रहा था, वो इस शासन की शुरुआत किसने करी थी? मतलब मुगल्स की शुरुआत भारत में किसने करी थी? तो आप सभी को पता है मुगल्स की शुरुआत किसने करी थी? बाबर ने। किसने करी थी? बाबर ने। बाबर के बाद कौन आया था? बाबर का बेटा आया था जिसका नाम था हुमायूं। बाबर का बेटा जिसका नाम था हुमायूं। और ये कौन था? ये था बाबर। बाबर कब आया था मेरे भाई? 1526 में। दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में जब लोधी वंश चल रहा था, और लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत में जब लोधी वंश चल रहा था, तो लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। उसी इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत करी थी। तो ये हो जाता है बाबर। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं उसका बेटा। हुमायूं के बाद हालांकि शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना भी करी थी, लेकिन वो लगभग 15 साल रहा था, 40 से 45, 40 से 55 तक, 55 में फिर से यही आ गया था 1555 में। तो हुमायूं 56 में, 56 तक कौन, 55 से 56 ही आ गए, 56 में फिर जाकर के कौन आ गया? इसका बेटा अकबर। इसके बाद कौन आ गया? अकबर। अकबर। अकबर का निकम्मा नालायक बेटा कौन हुआ करता था फिर? सलीम। जो कि कौन है? जहांगीर है। सलीम ही तो जहांगीर है। तो फिर कौन आ गया? जहांगीर आ गया। और जहांगीर का बेटा कौन आ गया मेरे भाई? जहांगीर के बेटे की बात करें तो जहांगीर का बेटा कौन आ गया? एक सेकंड। जहांगीर का, तो ये जहांगीर आ गया। जहांगीर के बाद कौन आ गया? इसका बेटा शाहजहां। कौन आ जाएगा? शाहजहां। शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब। और औरंगजेब की बात, औरंगजेब, और औरंगजेब की डेथ कब हो गई थी? 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो कौन कौन हो गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सीक्वेंस हो जाता है। और औरंगजेब के बाद तो फिर पतन होने लगा था मुगल्स का, तो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स आ जाता है। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनमें से किसके द्वारा लाल किले की स्थापना की गई थी? तो जो आगरा से दिल्ली आया था, कौन आया था मेरे भाई? एक बात बताओ, रेड फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये उसी के द्वारा करी गई थी जिसने अपनी मुमताज के लिए ये ताजमहल बना दिया। तो शाहजहां ने क्या किया था? आप सभी को याद है, शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज का जब 14वां बच्चा हुआ, तो उसने कहा, क्योंकि अब मरने वाली थी, तो उस समय उसने कहा मुमताज ने कि मेरी कब्र पर एक ऐसी भव्य इमारत बनाई जाए, ना आज तक किसी ने बनाई हो और ना फ्यूचर में कोई बनाए। तो शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया। 22 साल लगे थे उस ताजमहल को बनाने में। क्या कहा? शाहजहां ने मुमताज के लिए, शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बना दिया? शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया। और मेरे भाई यकीन मानना, इस ताजमहल को, इस ताजमहल की अगर मैं बात करूं, इस ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये आगरा से दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में मुगल शासक जो होते, उनके रहने के लिए कोई जगह ऐसी खास नहीं थी। तो दिल्ली में मुगल शासकों के रहने के लिए जो इमारत बनाई गई थी, जो किला बनाया गया था, उसी को रेड फोर्ट कहा गया, उसी को लाल किला कहा गया। तो इसके साथ साथ जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, रेड फोर्ट, ये भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। लेकिन इस रेड फोर्ट का काम क्या हुआ करता था? ये रेड फोर्ट, लाल किला काम आता था। ये रेड फोर्ट जो है, इसी को लाल किला कहा जाता है। तो ये जो लाल किला था मेरे भाई, ये काम आया करता था, किस काम आया करता था? ये काम आया करता था मेरे भाई, आपका मुगल्स का रेजिडेंस हुआ, ये मुगल्स का रेजिडेंस हुआ करता था। जो मुगल शासक थे, उन मुगल्स का रेजिडेंस हुआ करता था।
जो मुगल्स थे, उन मुगल शासकों के रहने की जगह हुआ करती थी दिल्ली में, इसी को रेड फोर्ट कहा जाता था। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शाहजहां हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मेरे भाई शाहजहां। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। अगला देखिए जरा, अगला। ये लिख लिया ना? ये देखो, जो बातें आपको आती हैं वो तो आती हैं, अच्छी बात है। जो नहीं आती है कई बार, जरूर देखो, हर क्वेश्चन टफ नहीं आता है। आपसे सीक्वेंस तक पूछा जा सकता है। आपसे जरूरी नहीं है रेड फोर्ट पूछे, आपसे मुगल्स के रहने का स्थान पूछा जा सकता है। तो ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, तो तीन एक या आंसर कोई भी दे देगा, तो देन आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है मेरे भाई? ब्लू वाटर पॉलिसी ये है, सुनना ध्यान से, ये रही दुनिया। ये क्या है? ये दुनिया है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। क्या कहा? ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया पित्तल दी है। सुनो, तो ये रहा भारत। अब इस भारत में समुद्री मार्ग से कौन आया था मेरे भाई? भारत में यूरोप से भारत में समुद्री मार्ग से कौन आया था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो यूरोप में समुद्री मार्ग से आए थे, उनका नाम था पोर्तुगीज। कौन आया था? पोर्तुगीज। तो यूरोप से समुद्री मार्ग से भारत तक आने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? वो थे पुर्तगीज। कब आए थे? 1498 में। पुर्तगीज आए थे 1498 में। भारत में कालीकट में आए थे, है ना? कालीकट का नाम आज क्या है? कोझिकोडे। और कोझिकोडे क्या है? सिटी ऑफ लिटरेचर है, साहित्य का शहर है। यहाँ जो कोझिकोडे है वो सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर है। अब मेरी बात सुनना आप, अब मेरी बात सुनना आप यहाँ पर। वो मेरी कौन सी बात है जो आप यहाँ पर सुनने वाले हो? मेरे भाई, मेरी ये बात है कि जब ये आए, यहाँ पर फैलने लगे धीरे 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 धीरे, और जब ये फैलने लगे, थोड़े से ज्यादा लोग हो गए, तो इन्होंने गवर्नर बना दिया। और भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था? फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था मेरे भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ऐसा चाहता था क्योंकि समुद्री मार्ग पुर्तगीज ने खोजा है। अब इस मार्ग से और भी लोग आएंगे, लेकिन क्योंकि पुर्तगालियों ने खोजा है तो दबदबा पुर्तगालियों का होना चाहिए। तो ये जो इंडियन ओशियन था ना, ये इसी का पार्ट तो है। बे ऑफ बंगाल हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल किसका पार्ट है? इंडियन ओशियन का। तो वो चाहता था इस इंडियन ओशियन पर किसका कंट्रोल हो? इस इंडियन ओशियन पर मेरे भाई क्या चाहता था कि इस इंडियन ओशियन पर, यहां मैं लिख देता हूं इंडियन ओशियन, तो इस इंडियन ओशियन पर, हिंद महासागर पर कंट्रोल करना चाहता था। कौन चाहता था कंट्रोल करना? वो चाहता था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी वजह से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर के आया था नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था। तो आपसे पूछ लेता है कि नीले जल की नीति कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर के आया था। समझ गए बात को? तो जो पहला पुर्तगीज गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था। इसके बाद जब इसका कार्यकाल खत्म हो गया तो नया गवर्नर आया, उसका नाम था अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। सेकंड गवर्नर कौन था? सेकंड गवर्नर था अल्फेंसो। अल्फेंसो तो आम भी होते हैं, तो अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसने कहा कि ब्लू वाटर पॉलिसी से तो ये कोई कंट्रोल हो नहीं पाया, तो ये लेकर के आया था यहाँ पर कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या हुआ करता था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लेकर के आया था कार्टेज, कार्टेज एंड कैफाइल सिस्टम। कार्टेज एंड कैफाइल सिस्टम। भाई हिंदी में भी यही है, मैं बार बार लिखूंगा, समय ज्यादा जाएगा, नथिंग एल्स। समझा देता हूं। कार्टेज एंड काफिला व्यवस्था क्या थी मेरे भाई? कार्टेज एंड काफिला व्यवस्था ये थी कि यहाँ पर जहां जहां पुर्तगीज टेरिटरी बन चुकी थी, वहां से अगर कोई भी जहाज लेकर के जाएगा तो उसको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक परमिट लेना पड़ेगा, और उस परमिट को लेने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है?
अगर आप पुर्तगाली टेरिटरी से अपना जहाज पास कराना चाहते हो तो आपको परमिट लेना पड़ेगा और उस परमिट को लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही आपका कार्टेज सिस्टम है। फिर काफिला व्यवस्था क्या है? भाई ठीक है, लोग जा रहे हैं, लोगों के पास परमिट है, लेकिन ये चेक करना किसके पास परमिट नहीं है, क्या है, किसके पास है, तो उस चीज के लिए यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक काफिला बना रखा था जो घूमता रहता था पुर्तगीज टेरिटरी में। और कोई भी एक ऐसा जहाज आ गया जिसके पास परमिट नहीं है, जिसने टैक्स पे नहीं कर रखा है, तो उस जहाज को जब्त कर लिया जाएगा, उस जहाज को सीज कर दिया जाएगा। ये इनका सिस्टम था तगड़े तरीके से। तो एक्चुअल में कंट्रोल जो है स्थापित किया वो किसने किया? एल्फेंसो डी अल्बुकर्क ने। किसके द्वारा किया गया? एल्फेंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे भाई अल्फेंसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बॉय हो जाएगा, अल्फेंसो डी अल्बुकर्क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? ये तो ब्रिटिश पर्सन है। भारत में पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन है? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर इन इंडिया। इन इंडिया तो ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। कहाँ का? इंडिया में तो ठीक है, लेकिन कहाँ का गवर्नर था ये? बंगाल का। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। हाँ। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या कहा? बहुत ही बढ़िया। तो इसको भी देख लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लिख लो, यहीं पर लिख लेते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर। और ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है ना? कब बना था? 1757 में, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। वो याद है? सिराजुद्दौला वाला युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। इसीलिए आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है मीर जाफर को। क्या है? आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है मीर जाफर को। नेक्स्ट लिखेंगे मेरे भाई। अगला देखो, द प्लेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट्स इन मद्रास वॉज नोन एज। मद्रास में है, देखो ये खास करके ये दोनों जगह पूछी जाती हैं आपसे, एक तो बंगाल वाली और एक मद्रास वाली। ये कौन सी जगह है? ये बंगाल वाली है। ये बंगाल वाली है। और ये कौन सी जगह है? ये आपकी मद्रास वाली है। अब यहाँ पर जहां जहां ब्रिटिशर्स रहते थे उस जगह को क्या कहते थे? जो ब्रिटिशर्स रहते थे बंगाल में, और बंगाल में भी कहाँ रहते थे? कलकत्ता में। और कलकत्ता में क्या था? फोर्ट विलियम। ये जो कलकत्ता जगह है, इस कलकत्ता में क्या था? इस कलकत्ता में था मेरे भाई फोर्ट विलियम। कौन था? फोर्ट विलियम। इस कलकत्ता में था फोर्ट विलियम। ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मद्रास में क्या हुआ करता था? मद्रास में हुआ करता था मेरे भाई, मद्रास में हुआ करता था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन हुआ करता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये दोनों फोर्ट याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो जहां पर ब्रिटिशर्स, मेनली ब्रिटिशर्स का जो निवास स्थान था कलकत्ता में, उसको फोर्ट विलियम कहते थे। और जो मद्रास में स्थान था उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा करते थे। आपसे कहाँ का पूछा है? आपसे पूछा है मद्रास का। और क्योंकि मद्रास का पूछा है, इसीलिए इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाएगा। इसीलिए इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? समझ गए बात को? है जी? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखो, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड इन एट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर है? एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसका मकबरा भारत में है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? सुनना ध्यान से, लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। इस भारत की अगर मैं बात करूं तो इस भारत में भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा? भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा? बंगाल। ये हमारा प्यारा भारत। और इस भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही रहती है। आज का पूरा पूरा बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का वेस्ट बंगाल, आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है मिलकर के हुआ करता था बंगाल। तो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत। इसी बंगाल में पहले बना था गवर्नर ऑफ बंगाल। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और जिस समय पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हुआ करता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है। तो जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था,
इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में क्या क्या शुरू करवाया? सबसे पहली बात तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत ही इसने करवाई, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। ये जो भारत में सिविल सेवा है, जो सिविल सर्विसेज हैं, इसकी शुरुआत कराने वाला कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि इसके समय पर उनमें पार्टिसिपेट सिर्फ ब्रिटिशर्स करते थे, लेकिन भारत में शुरू इसने करवाई। दरोगा की पोस्ट ही भारत में कौन लेकर के आया था? पुलिस सिस्टम में सुधार किसने किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सबसे पहली क्या लिखेंगे? फादर ऑफ, ही इज नोन एज नोन एज इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा का जनक। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि इसी के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसने सुधार किए थे, इसने रिफॉर्म्स किए थे, इसने किए थे रिफॉर्म्स, सुधार। किस चीज में सुधार किए थे मेरे भाई? इसने सुधार किए थे पुलिस सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में, पुलिस प्रणाली में। भारत में दरोगा की पोस्ट लाने वाला भी कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था। इसके साथ साथ ही और एक और महत्वपूर्ण चीज लेकर के आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लेकर के आया था? इसने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। 1793 में ही इंट्रोड्यूस्ड क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन 1793 ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है इसको, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है, जिसको कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है, या फिर मेरे प्यारे साथियों इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा, ये क्या हुआ करती थी? भी दिखाते हैं आपको। सर कैसी बातें कर रहे हो, बताओगे या दिखाओगे? अबे दिखाएंगे तुमको, हैं? शो चलेगा यहाँ पे पूरा, अभी रुको। देखो एक्चुअली क्या था, जैसे मान लो ये किसान है, ये कौन है? ये किसान है, और यहाँ पर ये किसान है, ये पूरे गांव के किसान हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स हैं जिनको टैक्स कलेक्ट करना है। तो ये क्या करते थे? ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करने जाते थे, लेकिन इनको समस्या होती थी। तो इन्होंने क्या किया? इसी गांव के एक व्यक्ति को, जिसके पास ठीक ठाक सी जमीन है, उसको बना दिया जमींदार। क्या बना दिया? जमींदार। और जब उसको जमींदार बनाया, उससे कहा कि भैया जितने रुपए कलेक्ट करेगा उसमें 1/11 शेयर तेरा है, और 10/11 शेयर हमारा है। अगर 11,000 रुपए कलेक्ट किए तो 1,000 तेरे और 10,000 हमारे। तो ये सोचने लगा कि मेरे को तो गांव वाले ऐसे ही दे जाएंगे। तो ये टैक्स कलेक्ट करने लगा, फिर ज्यादा करने लगा। कई बार किसी के पास नहीं होता था तो उसका खुद भर देता था। 2-3 साल में बोलता था अब तू नहीं दे पाएगा, अपना खेत मुझे दे दे। ऐसे करके तो इन्होंने फिर 1,500 बीघे, 2,000 बीघे, 3,000, 2,500 बीघे के जमींदार बन गए। तो जमींदारों ने क्या किया? किसानों का शोषण कर करके उनकी जमीन छीन ली। तो इस जमींदारी क्लास का उदय करने वाला आम जनता के और सरकार, क्योंकि यही चला रहे थे अब तो सरकार, तो जनता के और सरकार के बीच में इस जमींदारी क्लास का उदय करने वाला किसानों के ऊपर ये कौन हुआ करता था? ये कॉर्नवालिस हुआ करता था। और यही एकमात्र गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जिसका मकबरा भारत में है, यूपी के गाजीपुर में। कहां पर है? यूपी के गाजीपुर में। तो यहाँ पर है यूपी के गाजीपुर में। गोरखपुर में कौन है? बाबा बुलडोजर वाले हैं गोरखपुर से। बाबा बुलडोजर वाले हैं गोरखपुर से। बाबा बुलडोजर वाले हैं गोरखपुर से। बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा नेक्स्ट। लिख लिया? पहले लिख लो एक बार। चलो भाई, अगला देखो। अगला क्या कह रहा है? सब्सिडियरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइस्ड बाय। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था मेरे भाई? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी सबसे पहली बात तो कब आई थी? एक्चुअली
ये वो सिस्टम था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स पावरफुल हो रहे थे भारत में। 1798 की बात है। भारत में उस समय पर 1798 गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली एक पॉलिसी लेकर के आया था। इसको कहा गया सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। क्या कहा गया? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी इसको कहा गया। इसको सहायक संधि नीति कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई? इसको सहायक सहायक संधि नीति कहा गया। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी कहा गया। इसको सहायक संधि नीति कहा गया। अब ये क्या थी? देखो, उस समय पर भारत में आप सभी को पता है कि छोटे-छोटे एरियाओं के अपने-अपने हेड हुआ करते थे, जो राजा, महाराजा, नवाब, निजाम जो भी थे, है ना, राजकुमार, सुल्तान। तो ये छोटे-छोटे एरियाज के अपने-अपने हुआ करते थे और हर कोई एक दूसरे पर अटैक करके उसके एरिया को अपना बनाना चाहता था। भारत जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, हर कोई एक दूसरे के एरिया पर अटैक करके उसको अपना बनाना चाहता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो एक दूसरे राज्य को डर लगा रहता था, कौन पता नहीं कब अटैक कर दे। अच्छा, वहीं पर ब्रिटिशर्स क्या हैं? ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे ही तो बंगाल पर अधिकार कर लिया था, है ना? लड़ाई लड़के वहां पर जो है धोखा दिलवा दिया सिराजुद्दौला को। अच्छा, इस समय ब्रिटिशर्स की जो कह सकते हैं ना सेना है वो पावरफुल है। ब्रिटिशर्स ने इस समय पर 1765 का युद्ध अगर आपको याद आ रहा हो, ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर में यहाँ पर बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और पूरे जो है मुगल एम्परर को एक साथ हरा दिया था। तो भारत में ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि ब्रिटिशर्स बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स भारत में सुप्रीम पावर बन चुके हैं, इनको भारत में हराने वाला कोई भी नहीं है। और जब ये बात फैल चुकी थी कि इनको भारत में हराने वाला कोई नहीं है, तो इसके बाद में कोई इनसे पंगा नहीं ले रहा था। तो ये क्या है? ये एक प्लान लेकर के आए जिसको कहा गया सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। अब ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत क्या करते थे? ये राजा के पास गए, मान लीजिए ये राज्य नंबर ए है, इस राजा के पास ही गए ब्रिटिशर्स और जाकर के बोले इस राजा से, भाई क्यों दिक्कत है? तू क्यों डरा रहता है? अपनी सेना को मजबूत बना। अगर तुझे इतनी ही टेंशन है। इन्होंने कहा कैसे बनाऊं, क्या करूं? इन्होंने कहा एक काम कर, अपनी सेना तू हमें दे दे। इस राजा से क्या कहा कि अपनी सेना तू हमें दे दे। हम उस सेना को बंदूक प्रोवाइड करेंगे, हम उस सेना को आधुनिक हथियार चलाना सिखाएंगे, हम उस सेना को ट्रेनिंग देंगे और मजबूत सेना बनाएंगे। इसने कहा कि उसके ऐसे कैसे? किसके बदले में? हम तो तुमसे पैसा लेंगे। भैया सेना की सैलरी, सेना का खाना पीना, बंदूकों का पैसा तुम दे देना। हम तो तुम्हारी सेना को भाईबंदी में मजबूत बनाएंगे कि अगर तुम सेना को ले जाओगे, इस बीच अगर आसपास में किसी ने अटैक कर दिया तो कि बोल देना मेरी सेना ब्रिटिशर्स लेकर के गए हैं और तुम्हारी सहायता की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए तो इसको सहायक संधि नीति कहा जाता है कि जिस समय हम तुम्हारी सेना को बेहतर बनाएंगे उस समय अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक करता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी। और हमारा तो तुम्हें पता ही है, हम तो सुप्रीम पावर बन चुके हैं भारत में। तो ये इसकी सेना को ले गया और सेना को ले जा करके उसको जो भी खर्चा पानी है सेना का भी वो भी इसी राजा से ले रहा है। ऐसे ही कह के इसकी सेना को भी ले गया, इसको भी को इसको को भी इसको को भी। और ये जब सारी सेनाओं को लेकर के चला गया तो इस राज्य को पता लगा ये सिर्फ मेरी नहीं सबकी सेना ले गया। ये राज्य कहने लगा कि भाई मुझे नहीं खेलना ये वाला गेम, मेरी सेना वापस कर दे। तू तो सबकी कोई बेहतर बना रहा है। फिर बात तो वही हो गई, पहले बेहतर नहीं थे तो सारे नहीं थे, अब बेहतर हैं तो सारे हैं। मुकाबला तो टक्कर का ही है। इतने मेरी सेना वापस कर दे। ब्रिटिशर्स बोले अब तो सेना वापस नहीं होगी, कि तुम्हें पैसा नहीं दूंगा तो फिर तेरे को कि वो तो देना पड़ेगा वरना तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। बताओ, मतलब समझ रहे हो तुम? इन ब्रिटिशर्स ने ये किस कदर दिमाग लगाया कि भारत के ही राजाओं से सेना ले ली और उसका जो भी खर्चा था वो भी भारत के राजाओं से करवाया जा रहा है। लेकिन उस सेना को यूज कौन कर रहा है? उस सेना को यूज ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। इसको कहते थे सहायक संधि नीति। ये भी आगे चल करके 1857 की क्रांति का एक कारण बनी थी, सहायक संधि नीति, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लेकर के आया गया था। ठीक है ना? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे पहले सहायक संधि नीति पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा राज्य बना। सबसे पहला राज्य जिसने सहायक संधि नीति यानी कि सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को स्वीकार किया था, वो आप लोग मुझे बताना। फिलहाल के लिए क्या है, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी लागू करी थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी भी एक फेमस पॉलिसी लेकर के आया था। बताओ जरा, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे राज्य हड़पनी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहते थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी कि राज्य हड़पनी थी।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी कि राज्य हड़प नीति कहते थे। अभी राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति मेरे प्यारे साथियों ये थी कि अगर किसी राजा का कोई बेटा है तब तो अच्छी बात है, और अगर किसी राजा का खुद का सगा बेटा नहीं है तो उसकी बेटी, रानी या फिर कोई और अदर पर्सन उसकी राज्य की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अगर ये राजा है, इस राजा का सगा बेटा है तो वो इस गद्दी पे बैठ जाएगा। अगर सगा बेटा नहीं है तो कोई और पर्सन इसकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, फिर इस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। इसको कहते थे राज्य हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। लॉर्ड डलहौजी वही व्यक्ति है जिसके द्वारा भारत में 1853 में सबसे पहली बार ट्रेन भी चलवाई गई थी। तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। तो बॉम्बे से लेकर के थाने तक जो पहली ट्रेन चली थी उसको चलवाने का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड कैनिंग किसको कहा जाता है? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत का, ऑफ इंडिया। भारत का पहला वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, ले लिखो फटाफट। चलो भैया, अगला हो गया आपका द कॉल ऑफ बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? मेरे भाई वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? आर्य समाज जानते हो आप? 1875 में भारत में आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगर मैं बात करूं 1875 की, तो 1875 में भारत में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? मेरे भाई आर्य समाज की जो स्थापना करी थी, जो आर्य समाज की स्थापना करी थी, जो इसके संस्थापक हैं, वो कौन है? वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और यही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सरस्वती, जिनके द्वारा आपका गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। तो गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। बहुत बढ़िया है। आर्य समाज, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। क्या कहा? इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। क्या कहा? तो 1875 में भारत में आर्य समाज की स्थापना की किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था गो बैक टू वेदास, इसीलिए हम स्वामी दयानंद सरस्वती करेंगे। गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और इन्हीं की एक फेमस किताब है जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं के द्वारा वर्ड भी दिया गया जिसको बोलते हैं स्वराज शब्द। तो भैया स्वामी दयानंद सरस्वती ही तो वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्वराज शब्द का यूज हुआ, जिनके द्वारा स्वराज शब्द का यूज हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो व्यक्ति हो जाते हैं जिनके द्वारा स्वराज शब्द का यूज हुआ था। इसके बाद आईएनसी के सेशन में किसने करा था? आईएनसी के सेशन में स्वराज शब्द का यूज जो करा था वो बीजी तिलक ने करा था। नहीं, आईएनसी के किसी पर्सन ने, बीजी तिलक ने करा था। और आईएनसी के सेशन में किसने करा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर हम बात करें इसी स्वराज शब्द की, तो स्वराज शब्द का यूज आईएनसी के कौन से सेशन में हुआ था? मेरे भाई ये आईएनसी के सेशन में हुआ था 1906 में। और 1906 में आईएनसी का जो सेशन था
वो कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू, डीबीएन, दादा भाई नेहरू जी। तो डीबीएन, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा आईएनसी के किसी भी सेशन में स्वराज शब्द का यूज किया गया था। आईएनसी का पर्सन जिसने स्वराज शब्द का यूज किया था वो बीजी तिलक थे। आईएनसी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वो आपका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला वाला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11। ओहो, अच्छा सा प्रश्न आ गया, ये तो स्टेटमेंट वाला आ गया। देखा ना, मैंने कहा था ना धीरे धीरे हल्का हल्का लेवल बढ़ाते चलेंगे। और क्वेश्चन देखो आप अपने सामने, आपके सामने तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना है निम्न में से सही कौन सा है या गलत कौन सा है। क्या पूछा? विच ऑफ द कंसीडर द स्टेटमेंट में, या आप देखेंगे सही है पूछा या गलत पूछा, या नीचे होगा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज गिवन और आर करेक्ट। तो करेक्ट पूछा, सही वाला। वॉरेन हेस्टिंग कौन था मेरे भाई? वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात की जाए, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु established a regular police force in India on the British pattern। ब्रिटिश पैटर्न पर रेगुलर पुलिस फोर्स की भारत में शुरुआत किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी। या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। तो पुलिस सिस्टम में सुधार करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मैंने दिखा दिया, दरोगा जी की पोस्ट को भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लेकर के आया था। इसका मतलब पहला वाला हो गया गलत, ठीक है। और जहां पहला गलत हो गया, आंसर तो यही आ गया भाई, ये भी गलत है ना, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर तो सीधा सीधा यही आ गया, 2 और 3 जाएगा आंसर तो। अब आंसर तो हो गया, कम से कम स्टेटमेंट तो पढ़ लो एक बार। A Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act of 1773। बिल्कुल सही बात है। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब बन करके तैयार हुआ था? 1774 में। लेकिन कौन से एक्ट के तहत बना था? रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें ये कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, कलकत्ता में बनेगा। वो बन के तैयार हो गया था 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस हुआ करते थे। पहले चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। समझ के बाद बहुत बढ़िया। अगला देखो, द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1860। बिल्कुल सही बात है। 1857 की क्रांति के बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल गया, तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया पहली बार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद में ये 1860 में इंडियन पीनल कोड की भी स्थापना हुई। तो 2 और 3 आंसर सही हो गया। यहाँ पर भी तो आंसर वही था, 2 और 3। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। थोड़ा सा भी आपको आता है, कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर निकाल ही लेते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला अगला Who among the following has started the public work department in 1848। मेरे भाई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत भी कौन करेगा? ये वही करेगा जिसका अभी हम नाम करवा रहे थे आपसे। कहाँ गया? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर क्या रहा है? यही करेगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत भी। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत भी किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। मेरे भाई आगे आगे सुनना। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? जिसको हम सिविल सेवा के लिए जानते हैं, जिसको हम सिविल सर्विसेज का जनक कहते हैं, जिसको हम सिविल सर्विसेज का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं। पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स किए, जमींदारी प्रथा की शुरुआत करी। लॉर्ड वेलेस्ली क्या लेकर के आया था? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, एसएपी। तो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि नीति लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। इसके अलावा विलियम बेंटिक कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बना था? 1833 में बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बना था? 1833 में मिला था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के सती प्रथा को बैन लगाया था या फिर खत्म किया था। तो सती प्रथा पर बैन लगाने वाला या सती प्रथा को खत्म करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुआ करता था? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था। समझ गए बात को आप? ला 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 ला। चलिए भाई अगला देखिए, प्रश्न संख्या है 13। हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट?
हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ये देखो भैया, अभी अभी लिखवाए थे हम आपको या नहीं, कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो आंसर लिखेंगे लॉर्ड रिपन। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या लिखेंगे? लॉर्ड रिपन लिखेंगे। है कहीं? ये रहा। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में एक चीज करवाई थी मैंने, बंगाल विभाजन। तो ये जो कर्जन है, बेस्ट नोन फॉर बेस्ट नोन फॉर बेस्ट नोन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के लिए। तो लॉर्ड कर्जन को किस लिए जाना जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, बंगाल विभाजन के लिए, जो कि लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 1905 में किया था। जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता है। अच्छा, इसके खिलाफ फिर क्या चलाया गया था? आप सभी को पता है। इसके खिलाफ फिर स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में आपका जो है आईएनसी का कलकत्ता सेशन हुआ था। उसके बाद में सूरत स्प्लिट हुआ था। उसके बाद में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, याद आ रहा है? उसके बाद में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ये सीक्वेंस में सारी चीजें चलती रहती हैं, एक एक करके बेहतरीन तरीके से। आ जाओ अगला देखो फिर। अगला देखो। अच्छा, राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1912 में। अगला देखो। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा है, इतना पुराना प्रश्न है। विद विच अपराइजिंग मंगल पांडे एसोसिएटेड? मंगल पांडे किससे संबंधित हैं? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति है। अब देखो, इसने पूछा एसोसिएटेड है, ये नहीं कहा कि शुरुआत करी थी। क्योंकि मंगल पांडे यहाँ पर बात करें ना 1857 की क्रांति की, तो 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे भाई, उसकी जो शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है मेरठ से। कहाँ से मानी जाती है? मेरठ से। तो 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, क्योंकि इन्होंने तो सोच करके, जानबूझ करके अपने ऑफिसर्स को उड़ाया था। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक घटना हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था। वो हुआ था यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। ये इंसिडेंट क्या था बैरकपुर में? एक्चुअली 1857 वो समय था जिस समय पर दो न्यूज फैल रही थी धड़ल्ले से। सच थी या झूठ थी ये भगवान जाने, लेकिन दो न्यूज फैल रही थी। एक तो ये कि जो सेना खाना खाती है, उसमें जो रोटियों के लिए आटा यूज होता है, उस आटे में बोन डस्ट मिलाया गया है, हड्डियों का चूरन मिलाया गया है। क्या कहा? कि जो सेना खाना खाती है, उसमें जो आटा यूज होता है, उस आटे में बोन डस्ट यानी कि हड्डियों का चूरन मिलाया गया है। एक तो ये न्यूज फैल रही थी। दूसरी ये थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नई बंदूक जो है कह सकते हैं ना, इंट्रोड्यूस की गई थी, न्यू एनफील्ड राइफल। और जो न्यू एनफील्ड राइफल थी, उसमें ये था कि उसका जो कवर था, बुलेट था, उसके ऊपर कवर था, उस कवर को मुंह से फाड़ते थे, लोड करते थे, चलाते थे। क्योंकि बंदूक भारी थी, दोनों हाथों से पकड़ी, एक हाथ से निकालेंगे, मुंह से फाड़ेंगे तो लोड करेंगे। अब समस्या इस बात की थी कि यहाँ पर वो जो कवर था, वो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बना, ऐसी न्यूज फैल रही थी। वो गाय और सुअर ही क्यों? ऊंट, हाथी, बैल, भैंस, ऐसा कुछ क्यों नहीं? घोड़ा क्यों नहीं? बकरी, है ना, कुछ और। वो इसलिए क्योंकि गाय पवित्र होती है हिंदुओं के लिए और सुआ पवित्र होता है मुस्लिम्स के लिए। भगवान जाने ये सच था या झूठ था, लेकिन ये न्यूज फैल रही थी। और इस न्यूज को फैलने की वजह से कोई भी व्यक्ति, ना मुस्लिम ना हिंदू, उस कवर को अपने मुंह से लगाना चाहता था। बट जब प्रेशर जबरदस्ती कर रहे थे, ब्रिटिशर्स चलवा रहे थे। यहाँ पर बैरकपुर की बात है, 28-29 मार्च की बात है। तो इस समय पर यहाँ पर बैरकपुर में सभी सारे सोल्जर्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया लाइन में लग जाओ, और लाइन में लग करके उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। एक ऑफिसर खड़े होकर प्रशिक्षण दे रहा था और उनसे कह रहा था कि इसको ऐसे करके चलाना है। सबसे आगे खड़े जो व्यक्ति थे उसको आगे बुलाया, ये स्टेज थी, यहाँ पर निशाना लगाना था। स्टेज थी या निशाना लगाना था। और जो सबसे आगे खड़ा था व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। एक तो नाम में मंगल, ऊपर से पांडे, वो भी यूपी से, वो भी मूछें रखने वाले, वो भी जनेऊधारी है। तो एक तो नाम में मंगल, ऊपर से पांडे, वो भी यूपी से, और मूंछों में थी ताव। और तुम उस व्यक्ति से कहोगे कि चलाओ इस गोली को। उसने काफी बार मना किया, मंगल पांडे को फोर्स किया गया, मंगल पांडे ने फाड़ी गोली, लोड करी, सीधा मार दिया ऑफिसर के धड़। ये जाब ऊपर से देख लियो मेरा निशाना सही था या नहीं था, गोली मार दी धाड़। इसको बोलते हैं ये घटना।
और ये घटना इसके बाद फिर मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। बाकी कोई और ऐसा विद्रोह ना कर दे, इसलिए इस बात का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लेकिन ये जो बात थी ये नॉर्थ इंडिया में फैल गई, और जब नॉर्थ इंडिया में फैल गई तो ऐसी बात कुछ मेरठ में आई, और जब मेरठ में ये प्रशिक्षण की बात आई और लोगों को जबरदस्ती जो आम सिपाही थे उनको जबरदस्ती जब बंदूक चलाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, तो उनमें से पीछे से किसी ने चिल्ला दिया कि हमारा मंगल भाई शहीद हो गया, अपने देश के लिए धर्म के लिए शहीद हो गया, लेकिन झुका नहीं, डरा नहीं। तो क्या हम शहीद नहीं हो सकते? उठाओ गोलियां और मार दो इन ब्रिटिशर्स को। बंदूक बंदूक जिसके जो हाथ में थी उठाई और अपने ऑफिसर्स को उड़ा दिया, और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है, और ये सिपाहियों के द्वारा शुरुआत होती है। इसी वजह से 2857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह मेरठ से करते करते ये दिल्ली पहुंच गए थे, और दिल्ली में जाकर के बूढ़े शहंशाह को अगला आपका जो है एम्परर डिक्लेयर कर दिया और कहा हमारे शहंशाह आप ही हो, बहादुर शाह सेकंड को, जफर सेकंड को, बिल्कुल। तो आंसर क्या है? मंगल पांडे वाली बात कहां से संबंधित है? बैरकपुर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर। तो मंगल पांडे इज एसोसिएटेड विद बैरकपुर। तो मंगल पांडे इज एसोसिएटेड विद बैरकपुर। मंगल पांडे कहां से संबंधित है? बैरकपुर से। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्या कह रहा है, अगला सुनना। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज लेड बाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भाई ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई है? आपको ये पता है, ये रहा आपका जो है दुनिया। इस दुनिया में यहाँ पर हमारा भारत रहा, इस दुनिया में यहाँ पर हमारा भारत रहा। और जब हमारा यहाँ पर भारत रहा तो यहाँ पर पड़ता है यूएसए, यहाँ पर पड़ता है यूएसए। ये हमारा भारत रहा, यहाँ पर पड़ता है यूएसए। और इस यूएसए में 1875 में, जिस समय भारत में जिस समय भारत में आर्य समाज की स्थापना हो रही थी। आर्य समाज की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1875 में। तो जिस समय भारत में आर्य समाज की स्थापना हो रही थी, उसी समय यूएसए में स्थापना हुई थी 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जब यूएसए में हुई थी, आपसे पूछता है कि इसके फाउंडर कौन कौन थे? मेरे भाई इसके जो फाउंडर थे ना, वो दो लोग थे। वो दो लोग कौन कौन थे? एक तो थे कर्नल ऑलकॉट। कौन थे? कर्नल ऑलकॉट। और दूसरी कौन थी? मैडम ब्लावस्की। मैडम ब्लावस्की। तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। और इसका थियो माने गॉड, तो इस सोसाइटी का काम था भगवान के ऊपर रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना कि अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग भगवान को जो पूजा जाता है, माना जाता है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो यहीं पर आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया हुआ था। उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और ये एनी बेसेंट ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को लीड करते हुए भारत में पहुंची थी। तो भारत में एनी बेसेंट वो महिला थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को लीड कर रही थी। और भारत में इसी एनी बेसेंट के द्वारा बीजी तिलक के साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन भी चलाया गया था। इसी एनी बेसेंट के द्वारा बीजी तिलक के साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन यानी कि होम रूल मूवमेंट भी चलाया गया था। और यदि इसी एनी बेसेंट की मैं बात करूं तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी यही है। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी तो यही है। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी तो यही है, जिसको बोला जाता है एनी बेसेंट। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को कौन लीड कर रहा था? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट लीड कर रही थी। ए ओ ह्यूम कौन है मेरे भाई? ए ओ ह्यूम है आईएनसी का संस्थापक, फाउंडर ऑफ आईएनसी, फाउंडर ऑफ एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम, फाउंडर ऑफ आईएनसी। आईएनसी का संस्थापक है एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये लॉर्ड डफरिन कौन है? लॉर्ड डफरिन भारत में वायसरॉय हुआ करता था। वायसरॉय किस समय पर? वायसरॉय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। जब फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी की जब स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में, उस समय वायसरॉय कौन था? उस समय वायसरॉय डफरिन हुआ करता था। तो जिस समय 1857 में आईएनसी की स्थापना हुई थी, उस समय वायसरॉय कौन हुआ करता था? उस समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था मेरे भाई। कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। बहुत बढ़िया। चलिए आंसर हो गया आपका एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम्म अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए। हु लॉन्च द बारदोली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928?
4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भाई आप सभी को पता होगा, बारदोली एक जगह पड़ती है गुजरात में है। जो ये गुजरात है ना, इसी गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है बारदोली। जो ये गुजरात है, इसी गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है बारदोली। और बारदोली में इस प्रोटेस्ट को लीड किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और क्योंकि बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, बारदोली में जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और क्योंकि वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, इसलिए जो बारदोली की महिलाएं थी, जो बारदोली की महिलाएं थी, उन महिलाओं ने बारदोली की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि दी। क्या कहा? ये जो बारदोली है, बारदोली में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और जब वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, तो बारदोली में बारदोली की महिलाओं ने सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चले आगे। अगला देखो, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी भाई करवाई थी, अभी तो करवाई थी, कहाँ गई? लिखवाई भी थी मैंने, ये रही। मैंने कहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी कौन लेकर के आया था? लॉर्ड डलहौजी। किस लिए लेकर के आया था? कि जिस राजा का खुद का सगा बेटा है वो तो ठीक है, और जिस राजा का खुद का सगा बेटा नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाएगा। जिस राजा का खुद का सगा बेटा नहीं है तो उसकी रानी, उसकी बेटी, एडॉप्टेड सन, कोई रिश्तेदार, सेनापति, कोई भी उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत उस राज्य को मिला दिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर में। और यही तो हो रहा था झांसी में। क्या था? झांसी के राजा गंगाधर राव का सगा बेटा नहीं था। तो यहाँ पर वो ब्रिटिश एम्पायर उसको मिलाना चाहते थे, झांसी को ब्रिटिश एम्पायर, अपने एम्पायर में। ब्रिटिश जो पर्सन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो मिलाना चाहती थी ब्रिटिश एम्पायर में। लेकिन झांसी की रानी बोली मैं झांसी नहीं दूंगी। इसीलिए कहते हैं ना 1857 की क्रांति के समय कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम 6 क्लास से ये पोयम सुनते हुए आ रहे हैं। आंसर क्या जाएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस लिए था? ब्रिटिशर्स की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बढ़ाएगा। भाई नया राज्य सम्मिलित होगा तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज बढ़ेंगी। कंट्रोल द रिबेलियन नहीं, एक्शन द मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, रेगुलेट द लैंड लॉर्ड्स नहीं, एक्शन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, यही तो शासन कर रही थी 1857 की क्रांति से पहले। तो इसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बढ़ाना ही इसका मकसद था। इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बढ़ाना ही इसका मकसद हुआ करता था। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा है? आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला प्रश्न संख्या हो गई 18। देखो जरा, फटाफट से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। भारत में कम्युनल इलेक्टोरेट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिए गए थे? मुस्लिम्स को। किसको दिए गए थे? मुस्लिम्स को। और मुस्लिम्स को मेरे भाई सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिए गए थे? तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे 1909 के एक्ट में, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के नाम से, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। 1935 वाला सेप इसमें क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें क्या हुआ? राज्यों को पूरी पावर दे दी गई थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी डायरकी एट सेंटर और फेडरल कोर्ट की स्थापना।
कहाँ पर? दिल्ली में। अरे आज जो दिल्ली का कोर्ट है वो यही तो था। भाई कलकत्ता वाला जो सुप्रीम कोर्ट था वो तो आगे चल करके हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो गया तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सा है? मेरे भाई जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट वो खोला गया था ना 1937 में, 1935 के एक्ट के तहत जो 1937 में फेडरल कोर्ट खोला गया था दिल्ली में, वही आगे चल करके फिर सुप्रीम कोर्ट बना। समझ गए बात को? तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। आज आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19। Which of the following commissions or committees was appointed by the British government to investigate into the massacre in जलियांवाला बाग? सबसे पहली बात तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था आप सभी को पता है। काला कानून रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चला था उसी दौरान जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी जलियांवाला बाग में, तो याद है बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को आपका निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, जब ब्रिटिश प्रेशर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर तो उसने एक कमीशन बना दिया जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है। जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है। अच्छा आपसे पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आईएनसी के द्वारा भी तो एक कमेटी बनाई गई थी, तो आईएनसी ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का नाम क्या है? तो मेरे भाई आईएनसी ने जो कमेटी बनाई थी उसका नाम है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 20 साल बाद जनरल डायर को ब्रिटेन में मार करके किसके द्वारा लिया गया? सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। सरदार उधम सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। समझ गए बात को आप? आ जाइए, तो आंसर हो गया हंटर कमीशन। अगला देखिए। Which of the following had presided over the annual session of National Congress held at लखनऊ 1916? 1916 का आईएनसी का लखनऊ सेशन। 1916 का आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का आईएनसी का लखनऊ सेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने थे मेरे भाई? इसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, जिनको एसी मजूमदार कहते हैं। मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार यानी कि एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और ये किस लिए फेमस है मेरे भाई? यहाँ पर जो आईएनसी है ना इसके दोनों दल जिसको कहा जाता था नरम दल और गरम दल, क्या कहा जाता था? नरम दल और गरम दल, वो दोबारा से गरम दल दोबारा से रीयूनाइट हो गए थे। क्या हो गए थे? दोबारा से यूनाइट हो गए थे। तो नरम दल और गरम दल दोबारा से यूनाइट हो गए थे। इसको कहा जाता है आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन। और आईएनसी के लखनऊ सेशन में, लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोबारा से रीयूनाइट हो गए थे। समझ गए आप बात को? आंसर हो गया एसी मजूमदार। चलें भाई आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन फॉर द। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला पहला नेशनल मूवमेंट था। कब चलाया गया था? 2000 1920 में। तो गांधी जी के द्वारा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। लेकिन उसके बाद 1922 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो गया था? चौरी चौरा घटना हो गई थी। और जो चौरी चौरा घटना हुई थी क्या था उसमें? कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लोग आपका पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस वालों ने कुछ कमेंट कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लोग थे इन लोगों ने उन पुलिस वालों को 21 से 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया उस चौकी में। चौकी में जिंदा जला दिया और ये अहिंसा हो गई। इसके दम पर फिर ब्रिटिशर्स सभी नॉन कॉपरेशन के सभी लोगों को अरेस्ट कर सकते थे और उनके साथ फिर बहुत ज्यादा शोषण होता। इस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया 5 फरवरी 1922 को। तो किस वजह से बंद हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था। आपसे ये पूछता है कि वो कौन सा मूवमेंट था, वो कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, जिसके दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी जी ने वो कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान गांधी जी ने नारा दिया था स्वराज विद इन अ ईयर? 1 साल के अंदर स्वराज का, स्वराज विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा, ऐसा नारा किसने दिया था? गांधी जी ने।
तो स्वराज विद इन ईयर का नारा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान दिया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था कि अच्छे से चला तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह आप सभी को पता है 1928 में हुआ था, जिसके दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, वो टॉपिक से संबंधित कोई और क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको भी डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 22, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन सीक्वेंस बिगिनिंग। अच्छा, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। देखेंगे जरा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 के एंड से लेकर के 32 में हुई थी। कम्युनल अवार्ड कब आया था मेरे भाई? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी बाद में आया था, इसका मतलब 1932 में आया था। पूना पैक्ट भी कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड आया था, उसी वजह से पूना में गांधी जी थे। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता था बैकवर्ड क्लासेस को, तो गांधी जी ने मना किया रीजन्स को, तो उसी के बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और साइमन कमीशन कब है? 1927 में बन गया था, और भारत कब आ गया था? 28 में भारत आ गया था। तो सबसे पहले तो साइमन कमीशन ही आएगा, इसका मतलब शुरुआती 4 से होगी, तो ये भी गलत और ये भी गलत। साइमन कमीशन के बाद में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, आंसर सी जाएगा। देख रहे हो इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 4 के बाद 1 आएगा तो आंसर सी जाएगा है। और सी के बाद में फिर कौन सा आएगा? फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, पूना पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही कहा। आ जाओ जरा अगला देखो, प्रश्न संख्या 23। अच्छा, इसमें भी सीक्वेंस में लगाना है। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग आपका 1906 में हुई थी इसकी स्थापना, इंडियन मुस्लिम लीग की। सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन 1907 में आईएनसी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली ये 1912 में हुई थी। अब आप कहोगे नहीं 11 में, 11 में घोषणा हुई थी, इसने कहा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, तो ट्रांसफर 1912 में हुई थी। तो पहले कौन सा आएगा? एक आए, पहले आएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी हो गया ये भी तो सी हो गया, 3 1 2 4। समझ गए बात को? 3 1 2 4, इसका आंसर भी भैया आपका सी हो गया। अगला देखो, डायर की, अभी तो बताया डायर की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया इन। डायर की पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, कहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी? सबसे पहली बात तो इंडिया में जो डायर की इंट्रोड्यूस हुई थी वो पहली बार राज्यों में हुई थी। कहां पर हुई थी? इन स्टेट, स्टेट में हुई थी। कब? 1919 में। और 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायर की इंट्रोड्यूस तो हुई थी, लेकिन ये डायर की कहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी? डायर की इन सेंटर। तो राज्यों को ऑटोनॉमी दी गई थी, और जो सेंटर था, सेंटर में आपका जो है डायर की इंट्रोड्यूस हो गई थी। केंद्र सरकार में डायर की हो गई थी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई थी, जो लोग जीतेंगे वही सरकार चलाएंगे। ये 1935 में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की। और यदि हमारे आखिरी प्रश्न की बात की जाए तो आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई सबसे पहले लड़ी गई? बैटल ऑफ वोंडिवोस 1760, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, और बैटल ऑफ अंबुर 1749। बताओ निम्न में से सबसे पहली लड़ाई कब हुई? बैटल ऑफ अंबुर हुई 1749 में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये थे भैया आपके 25 प्रश्न, ये थे भैया आपके 25 प्रश्न। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे, और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।